नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आईबीएस से मिस डायग्नोज्ड 40% पेशेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि क्या उनको वास्तव में आईबीएस है भी या नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है आईबीएस आखिर होता क्या है, किस वजह से होता है और आखिर क्यों बढ़ता है। तो चलिए इस वीडियो में इन तीनों सवालों के जवाब आपको डिटेल में देंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि ये आईबीएस नाम की बीमारी आपको वास्तव में है या नहीं। तो इन सवालों के जवाब सुनने के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जुड़िए ताकि हम इसी तरह की बातें आपके साथ शेयर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये IBS यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम होता क्या है। देखिए सबसे पहले शब्दों पर जाइए। इरिटेबल बावल सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब हुआ जब किसी भी बीमारी में एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हो और हर पेशेंट के अंदर अलग अलग प्रेजेंटेशन हो तो उसे हम बोलते हैं सिंड्रोम। डिजीज़ में क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर बीमारी अगर 10 मरीजों को होगी तो 10 के 10 मरीजों के सिम्टम्स सेम होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सिंड्रोम और डिजीज़ में। यानी अगर आपके बावल मूवमेंट्स में फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए, यानी आपके पेट की समस्या कुछ ऐसी होने लग जाए जिसमें कि आपका पेट का पाचन तंत्र गड़बड़ कर जाए और लक्षण अलग अलग आएं, तो उसे हम बोलते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम। अब एक बात जो समझने वाली है वो ये कि बहुत सारे डॉक्टर्स यूट्यूब पर क्लेम करते हैं कि ये बड़ी आंत की बीमारी है। ऐसा नहीं है। फंक्शनल डिस्टर्बेंस छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के अंदर होता है, क्योंकि छोटी आंत का काम है आपके खाने को एब्जॉर्ब करना, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, और बड़ी आंत का काम है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने के बाद उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। तो दोनों आंतें मिलकर काम करती हैं। जब फंक्शनल डिस्टर्बेंस होगा तो दोनों आंतों में होगा, बड़ी आंत में भी होगा और छोटी आंत में भी होगा। और इसीलिए जो ये कन्फ्यूजन होता है ये सिम्टम्स पर भी दिखाई देता है, जिस वजह से डॉक्टर्स भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भैया इस पेशेंट को आईबीएस है या नहीं। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं भाई? देखिए फीमेल्स में आईबीएस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑफन जो प्रेजेंटेशन होती है, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो मेल्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन रिसर्च में पाया गया है फीमेल में आईबीएस ज़्यादा होता है। यंग पेशेंट्स में आईबीएस ज़्यादा होता है, ओल्डर पेशेंट्स में नहीं होता ही नहीं। अगर आप 20 साल से लेकर लगभग 45-50 साल तक की एज के हैं, आपको आईबीएस होने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आईबीएस का पेशेंट है तो आपको आईबीएस ज़्यादा हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्क फैक्टर क्या है? अगर आप एक सेंसिटिव पेशेंट हैं, मन से नाजुक हैं, आप बातों को बहुत जल्दी मन में रख लेते हैं, कुढ़ते रहते हैं, इमोशनल सप्रेशन बहुत होता है, आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आईबीएस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई रिस्क फैक्टर्स के ऊपर और ट्रिगरिंग फैक्टर्स के ऊपर। देखिए ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं? कोई भी चीज़ आईबीएस को ट्रिगर कर सकती है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अबाउट हेल्थ, ये सब चीज़ें आईबीएस को ट्रिगर कर सकती है। टेंशन में ज़्यादा लेते हैं, घबराहट ज़्यादा रहती है, बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हर समय दिमाग बीमारी में ही लगा रहता है, और अब धीरे धीरे करके आपको घबराहट के दौरे आने लग गए हैं और आप डिप्रेशन में जाने लग गए हैं कि मैं सही हूँगा या नहीं, आईबीएस आपका बढ़ जाएगा। दूसरी बात, कुछ कुछ फूड आइटम्स आईबीएस को बढ़ा देते हैं, जैसे मैदा। अगर आप मैदा बहुत ज़्यादा खाते हैं, आईबीएस आपको बढ़ने लग जाएगा। किसी भी फॉर्म में मैदा खाएंगे, आईबीएस परेशान करेगा। डाइटरी फाइबर कम लेंगे, आईबीएस परेशान करेगा। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे, आईबीएस परेशान करेगा। व्हीट फ्लोर रात में ज़्यादा खाएंगे, 100% आपको आईबीएस परेशान करेगा। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो आईबीएस के पेशेंट को परेशान करते ही करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले लक्षणों की। तो देखिए समझ लीजिए, हिंदुस्तान में लगभग 40% पेशेंट्स को आईबीएस डायग्नोज कर दिया जाता है, जबकि असलियत में केवल 15 या 20% पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनको वास्तव में आईबीएस होता है। अदरवाइज मिस डायग्नोसिस में पेशेंट को हरी झंडी दे दी जाती है कि भाई आप तो आईबीएस के पेशेंट हो। तो
तो लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपको IBS है? देखिए, अगर आपको पेट संबंधी समस्या है, खासकर इनडाइजेशन वाली, गैस्ट्राइटिस नहीं, इनडाइजेशन की मोशन ठीक से नहीं आ रहा है, खाना नहीं पच पा रहा है, आपको अधपचा खाना निकल जा रहा है, अगर ऐसे लक्षण आते हैं और आप हमारे पास आते हैं तो प्रेजेंटेशन क्या मिलेगी इसे समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूल की फॉर्म के बारे में। अब अगर आप स्टूल की फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो फॉर्म कैसी होगी, या तो हार्ड होगी, या फिर सॉफ्ट होगी, या लूज होगी, या वाटरी होगी, या फिर पेस्टी होगी, म्यूकस के साथ होगी या विदाउट म्यूकस होगी। तो ऐसे में क्या होगा, IBS को हमने बेसिकली 4 तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिया। सबसे पहले IBS-C यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के साथ। दूसरा हो गया IBS-D इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद डायरिया यानी दस्त के साथ। तीसरा हो गया IBS-A यानी ऑल्टर्ड बाउल मूवमेंट्स, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी दस्त, कभी कब्ज। और चौथा हो गया कि जब पेशेंट इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल ना करे तो उसे हम बोल देते हैं मिसलेनियस IBS-M। तो बेसिकली ये 4 कैटेगरीज हो गई फॉर्म के ऊपर। आप सिम्टम्स भी वैसे ही आएंगे कि जब पेशेंट आएगा तो फॉर्म कैसी आएगी, हमने पूछा मरीज से, पेशेंट कहेगा या तो हार्ड आ रही है, या सॉफ्ट आ रही है, या पेस्टी आ रही है, या वाटरी आ रही है, या फिर विद म्यूकस आ रही है या विदाउट म्यूकस आ रही है। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा, वो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल क्या है, किसी पेशेंट के अंदर अगर वाटरी IBS-D है तो IBS-D में क्या होगा, दिन में 3 बार भी जाना पड़ सकता है, 5 बार भी जाना पड़ सकता है। IBS-C है तो 3 दिन में मोशन नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पेस्टी आ जा रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं, कभी सॉफ्ट आ जा रहे हैं, सॉफ्ट आ रहे हैं तो भी स्ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। ठीक, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, जो मैं फ्रीक्वेंसी की बात करी, इसमें क्या है, अगर पेशेंट को ऑल्टरनेट डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन है तो क्या होगा, कभी सुबह आपको डायरिया हो गया, शाम को आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो मतलब आप खुश नहीं हैं। बेसिकली क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है वो अनसेटिस्फाइड होता है अपने मोशन के संग में, अपने डेफिकेशन के साथ में, कि भैया मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है। जो नॉर्मली बचपन में ढंग से एक बार में आ जाती थी, जो नॉर्मल आदमी को आती है, वो नहीं आ रही, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये प्रॉब्लम चलती चली जा रही है। इसके संग में क्या होंगे, एसोसिएटेड सिम्टम्स। कौन कौन से एसोसिएटेड सिम्टम होंगे, पेशेंट कहेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दर्द कहाँ पे होगा, ना तो नाभि के आसपास, या नाभि के नीचे, या नाभि के ऊपर भी हो सकता है, नाभि के साइड में भी हो सकता है। बेसिकली अम्बलाइकस के अराउंड जब आपको परेशानी होने लग जाए, क्रैम्प आने लग जाए, मरोड़े उठने लग जाए, मरोड़े रुक रुक के उठे, ये पीरियोडिकल भी हो सकता है। पीरियोडिकल का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर समय के बाद, और रिकरेंट भी हो सकता है, यानी बिना किसी पीरियड के कभी भी उठ सकता है, लेकिन बार बार उठ सकता है। इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी मरोड़े। अब दर्द जो होगा वो दर्द होगा कॉलिक। कॉलिक कहाँ पे, नाभि के आसपास, मैंने बता दिया, नाभि के आसपास के एरिया में दर्द होने लग जाता है। इसके संग में क्या होगा, पेट फूल जाना, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है, फ्लैचुलेंस यानी पीछे से गैस पास हो सकती है, स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल, स्ट्रेनिंग मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ सकता है, बर्पिंग हो सकती है, मुंह से डकारें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। इसके साथ में पेशेंट को एंग्जाइटी, घबराहट हो सकती है। घबराहट क्यों होगी, पेट फूल जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा ऊपर को, तो उसमें घबराहट हो सकती है। पेशेंट को सर दर्द भी हो सकता है, उसके साथ में पेशेंट को रोना भी आ सकता है, डिप्रेशन जैसा भी हो सकता है, पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। और कई बार तो पेशेंट्स के संग ऐसा होता है कि पेशेंट का मन करता है कि भाई मैं सुसाइड ही कर लूँ, ये ज़िंदगी मेरी बिल्कुल बेकार हो गई है, इसे ख़त्म कर दूँ। अब देखिए, IBS के पेशेंट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो होती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे, भाई हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन्स में जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पेरिस्टाल्सिस कराते हैं, वहाँ पे क्या होगा, अगर पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा होगा और स्ट्रॉन्गर होगा तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा तेज़ी से होंगे और बहुत स्ट्रॉन्गर होंगे, तो ऐसे में क्या होगा, डायरिया। अब अगर हमारे यहाँ पेशेंट में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्लो होंगे और वीक होंगे तो पेशेंट को होगा कॉन्स्टिपेशन। अब ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ हर पेशेंट में अलग अलग होती है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन और डायरिया ये ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, किसी को डायरिया भी हो सकता है। यही कारण है कि IBS के हर पेशेंट के अंदर सिम्टम्स अलग होते हैं। तो ये हर लेवल पे पेशेंट को अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये बेसिकली हो गया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स। मतलब हर तरह का सिम्टम पेशेंट को दिखाई देगा, लेकिन उसकी उत्पत्ति, उसका ओरिजिन आपके पेट से होगा। और कभी भी जब आपको सिम्टम्स आएंगे तो सडन ऑनसेट नहीं है। सडन ऑनसेट मतलब कि एकदम से सिम्टम आने शुरू नहीं होंगे, धीरे धीरे करके शुरू होंगे। पहले कुछ हुआ, धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, IBS के पेशेंट के अंदर जो ये सिम्टम्स होते हैं ग्रेजुअल होते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, और जब हम ढंग से इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये बढ़ते चले जाते हैं।
अब अगर आप ये सोचते हैं कि क्या मैं IBS का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ या मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि होम्योपैथी से कैसे हम लोग बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं IBS में, वो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन एक बात जो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, जो बहुत ज़रूरी बात है IBS के केस के लिए, वो समझ लीजिए। हर IBS का पेशेंट ये समझ ले, अगर आप डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, अगर आप IBS की नॉलेज को नहीं समझेंगे, डॉक्टर से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपके IBS की प्रॉपर डायग्नोसिस ना तो हो पाएगी, ना आपको प्रॉपर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट मिल पाएगा। दूसरी बड़ी बात, IBS के हर केस को ठीक होने के लिए डॉक्टर की हेल्प चाहिए ओनली 30%, 70% रेस्ट्रिक्शन ऑन डाइट along with कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट along with एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बेसिकली IBS को ठीक करने के लिए हमें चौतरफा इलाज करना पड़ता है। पहली हो गई दवाइयाँ, दूसरी हो गई हमारी डाइट, तीसरी हो गई हमारा मैनेजमेंट जिसमें हम एंग्जाइटी वगैरह को कंट्रोल करेंगे, और चौथा हो गया हमारे सारे फैक्टर्स का कंट्रोल जिसमें हम एक्सरसाइज भी लेके चलेंगे। तो जब हम चौतरफा इलाज करते हैं तभी IBS का पेशेंट ठीक होता है। हवा में IBS का कोई भी पेशेंट ना तो आज तक ठीक हुआ है ना हो सकता है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी दी थी आप उससे बिल्कुल संतुष्ट होंगे, और ट्रीटमेंट के बारे में तो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे ही करेंगे, उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप इन सब बातों से संतुष्ट हैं, मैंने कुछ नई चीज़ें आपको बताई हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। चैनल पर अगर नया आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरी तरफ से। नमस्कार, थैंक यू।